आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के माइंड में यहाँ पर एक पॉइंट को लेकर मैं क्लैरिटी लेकर आना चाहूंगा, जो कि कई सारे बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि कई सारे उदाहरण देकर मैंने इसको समझाया था कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो यहाँ पर नेगेटिव में कैसे पहुंच गया। तो इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहली वीडियो में जो आप लोगों का आर्टिकल बच गया था उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि वो वीडियो जो थी वो टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कम से कम एक पार्ट को अभी अपलोड कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पर ये आप लोगों का दूसरा पार्ट आ रहा है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिटेल में उसको समझेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में टाइम भी है। ठीक है, तो उस वीडियो में तो थोड़ी लिमिटेशन भी थी, अब यहाँ पर टाइम भी है आप लोगों के पास में। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है। जैसे कि आज की डेट में हम लोग अगर देखेंगे तो $20 पर बैरल के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा है। यानी कि अगर वो कंट्री जो तेल बेचती हैं उनसे हम लोग यहाँ पर कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं तो एक बैरल का हम लोग को $20 देना पड़ता है। बैरल कैसी है? बैरल आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से है, तो इसके हम लोग को मान लीजिए $20 देने पड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर बैरल के। चलिए सही है, हम लोगों ने खरीद ली। पर लेकिन अब ये समझिए, अगर हम लोग ये बैरल खरीद रहे हैं, हम लोग को $20 देने नहीं पड़ रहे हैं, वो उल्टा हम लोगों को $40 दे रहे हैं। यानी कि तेल भी दे रहे हैं हम लोगों को और यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोगों को उल्टा पैसे भी दे रहे हैं। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। पर लेकिन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि वो सामने वाला इतना बेवकूफ क्यों है कि वो तेल तो दे ही रहा है हम लोगों को, इसी के साथ साथ में पैसे भी दे रहा है। तो ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले उदाहरण कई सारे मैंने आप लोगों को दिए थे, वहां पर बैंक का उदाहरण दिया था, आप लोगों के रूम रेंट का उदाहरण दिया था पहले वाली वीडियो में। अब यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। आप लोग ये समझिए, मान लीजिए आज की डेट में कोई आप लोगों से तेल खरीदता है। ठीक है, आप लोगों के ये सारे टैंकर हैं, यहाँ पर ये सारे टैंकर हैं आप लोगों के पास में, ये जहाज है आप लोगों के पास में, ये पाइपलाइन है, ये सारे वो एरिया है जहां पर आप लोग अपना जो तेल है वो रखते हैं और जहां से आप लोग अपना तेल भेजते हैं। अगर ये सारी चीजें आप लोगों के पास में फुल है और आप लोगों को कोई नई स्ट्रक्चर तैयार करनी है जो आप लोग तेल प्रोड्यूस करें, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे बहुत सारे टैंकर खरीदने पड़ेंगे और कई बार तो ये किराए पर भी आते हैं। इस तरीके से आप लोगों को तेल भेजना पड़ेगा और पाइप से आप लोगों को तेल भेजना पड़ेगा। पर लेकिन ये सारी चीजें फुल है, तो ये सारा आप लोगों को एक्स्ट्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब एक साइड में आप लोगों को अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उस पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मार्केट में कोई तेल आप लोगों को खरीद नहीं रहा है, कोविड-19 के चलते मार्केट में बर्बादी चल रही है, तो और ज्यादा यहां पर इतना लार्ज स्केल पर इन पर जो खर्चा करना हो गया। मान लीजिए इन पर खर्चा कर जो एक तरीके से इनको यहां पर $60 पर बैरल का इनका खर्चा आ रहा है। अगर ये सामने वाले को तेल देने के साथ साथ में इसी के साथ में यहां पर ये $40 भी दे रहे हैं, तो भी इनके पास में $20 जो है वो यहां पर बच जा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट के बच जा रहे हैं। तो एक तरीके से यहां पर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही समझिए। अब यहां पर एक किसान है वो टमाटर उगाता है, ठीक है, तो टमाटर जो है वो यहां पर बिल्कुल एक तरीके से बर्बाद हो गए, क्योंकि फेंकने पड़ गए। क्योंकि अगर अपने खेत से ये इसको मार्केट में लेकर जाता है तो इसको 1 किलो के हिसाब से लगभग इसको ₹1 पड़ जाता है, यानी कि ₹1 का इसका चार्ज आता है। पर लेकिन मार्केट में जो यहां पर खरीदने वाले हैं उनको वो ओनली उनको 50 पैसे दे रहे हैं, या फिर आप लोग मान लीजिए कि ₹10 का चार्ज लग जा रहा है इसको ले जाने का, पर लेकिन कमाई जो है ₹5 हो रही है। तो ₹5 और जेब से देने पड़ रहे हैं, वहां पर लेके भी जा रहा है और ऊपर से जेब से भी दे रहा है। तो ये इससे अच्छा तो ये तो इनको फेंक दे या फिर अपने जो जानवरों के आगे डाल दे, तो वहां से कम कुछ ना कुछ इसको चीजें ठीक लगेंगे। यहां कर अगर लेकर भी नहीं जाएगा तो कम से कम मेहनत तो बचेगी इस इंसान की, ऊपर से ₹5 और खर्च हो रहे हैं, मेहनत की मेहनत हो रही है। तो ये इस तरीके की बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर यहां पर आज की डेट में ये खुद अपने आप इस क्रूड ऑयल को रखते हैं, ऐसा कोई टैंकर खरीद कर लेकर आते हैं या फिर किराए पर कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर सामने वाले को ये बेच रहे हैं उसको, तो सामने वाले को पैसा भी दे रहे हैं, तो भी इनको सस्ता पड़ जा रहा है अपने पास में इसको रखने के कंपेयर में। तो बेवकूफ नहीं है, ये यहां पर भी प्रॉफिट में ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ये प्रॉब्लम कहां से हुई? क्योंकि आज की डेट में मार्केट में खपत जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। आज की डेट में चाहे किसी भी कंट्री में आप लोग चले जाइए, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पर ये सारे टैंकर, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो इनकी भरी पड़ी हुई है, कहीं पर भी रखने के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। तो इसलिए ये वही काम कर रहे हैं जैसे नॉर्मली बैंक भी करता है। मैंने आप लोगों को बैंक के बारे में बताया था, हवाई जहाज का भी मैंने उदाहरण दिया था। हवाई जहाज आज के डेट में खड़े हुए हैं, तो खड़े होने के भी उनको वहां पर पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जगह उनको किराए पर मिली है, जो एयरपोर्ट के अंदर वहां पर उनको जगह मिलती है। तो इस तरीके से
अगर एक तो है कि यहाँ पर वो उसको निकालकर कहीं और ले जाकर खड़े करें, यानी कि अपना खुद की जगह वहां पर फ्री में खड़ा रहे, पर लेकिन अगर ये यहाँ पर इसको खड़ा करेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से इनको पैसा पे करना पड़ेगा। तो वही सारी उदाहरण मिलाकर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो बिल्कुल एक कॉमन सा उदाहरण है कि बेसिकली देखना है कि प्रॉफिट कौन से काम में है। $40 देकर भी इनको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये क्यों कौन है देंगे, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के चलते अभी कई सारी जो ऑयल कंट्री हैं उनके द्वारा बोला गया कि प्रोडक्शन में काफी लार्ज स्केल पर कट किया जाएगा ताकि इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके, क्योंकि अगर प्रोड्यूस ये उसी लेवल पर करते रहे तो फिर देखिए रखने की और इकट्ठा करने की तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये इसके बारे में चीजें, हालांकि सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, ये सेकंड पार्ट है इसका, तो उसमें सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन भी था जिसका आंसर आप लोगों को देना था। अब चलता हूं यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये सीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। सीरिया, तुर्की, तो ये कुछ कंट्री है जिनके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले उनको आप लोग एक बार मैप में निहारिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये यहाँ पर होगी अपनी प्यारी कंट्री और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है सीरिया, ये ऊपर जाएंगे ये हो गया तुर्की, नीचे आएंगे ये हो गया इराक, यहाँ पर हो गया ईरान, यहाँ पर हो गया सऊदी अरेबिया। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग चाइना पता ही है, और ये रसिया है और ये यूएसए है, बीच बीच में इनका भी आर्टिकल के अंदर जिक्र आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हो गया यूके, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सीरिया के बारे में। तो पहले आप लोग सीरिया को मैप के अंदर देखिए, सीरिया यहाँ पर ये हो गया, और सीरिया में भी जो इदलिब एरिया है इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इदलिब एरिया हो गया सीरिया का, ठीक है। तो सीरिया हो गया यहाँ पर। एक यहाँ पर आप लोगों के सामने बात आएगी कुर्दिस्तान की। कुर्दिस्तान ये किसका है? ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक कुर्द कम्युनिटी है। जो कुर्द कम्युनिटी है वो चाहती है कि आसपास वाले एरिया को अपने अंदर मिलाकर ये नया कुर्दिस्तान बना ले, जिसमें कुछ एरिया तो वो तुर्की का अपने अंदर लाते हैं, कुछ एरिया सीरिया का, कुछ एरिया इराक का। तो इस तरीके से ये एक नया कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर न्यूज में रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, ये हो गया यहाँ पर ईरान, जो कि लार्ज स्केल पर यहाँ पर सीरिया के अंदर भी कई सारी चीजें सपोर्ट करता है, इसके बारे में भी कई बार जिक्र आता है। ईरान के मैप को आप लोग देखिए यहाँ पर, और इसके साथ में आप लोग तुर्की के मैप को भी और अच्छे से देखिए। तुर्की के ऊपर देखिए ये हो गया ब्लैक सी, नीचे हो गया मेडिटेरेनियन सी, और बीच में हो गया तुर्की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो एक तरीके से बाउंड्री है किस कंट्री की है, तो तुर्की की है। बिल्कुल इसी के साथ का एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री है? तो ये कौन सी होगी? ये ईरान होगी। स्टेट ऑफ हार्मुज है वो किस किस को कनेक्ट करता है? तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया गल्फ ऑफ ओमन। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता है, या फिर पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन भी आप लोगों को बोले कोई तो वो भी गलत ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। और नीचे हो गया यहाँ पर रेड सी, ये हो गया सऊदी अरेबिया। तो ये पर्टिकुलर मैप आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तुर्की एक ऐसी कंट्री है जिसका मैक्सिमम एरिया तो एशिया के अंदर है, पर लेकिन छोटा सा एरिया ये वाला इसका यूरोप के अंदर में है। यहां पर आप लोग देखिए, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं इस्तांबुल वाला एरिया। ये कहां पर है? ये यूरोप के अंदर में है। इसीलिए तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। नेटो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की, जिसमें यूरोप की कई सारी कंट्री और इसी के साथ में यहाँ पर यूएसए भी है। तो टोटल मिलाकर लगभग 19 के करीब मेंबर है इसमें, ठीक है। तो ये सारा जो ग्रुप है यहाँ पर, ये सारा मिलकर काम करता है, खासकर यूएसएसआर के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था। तो अभी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आर्टिकल में घुसूंगा तो चीजें आप लोग समझ पाएंगे। सॉरी, नेटो के बारे में थोड़ा सा एक गलत हो गया यहाँ पर, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में अगर नेटो के बारे में मेंबर करें तो टोटल मिलाकर 30 मेंबर हैं। मैंने 19 बोला, 19 नहीं है, यहाँ पर 29 थे, ठीक है। तो 29 मेंबर थे यहाँ पर। अभी एक और नया मेंबर यहाँ पर ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये कब हुआ है? तो ये 27 मार्च 2020 में अभी ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग एक महीने से भी कम है, क्योंकि 20 अप्रैल है आज, 22 अप्रैल है, और यहाँ पर 27 मार्च को, यानी कि एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है। तो नया मेंबर कौन ऐड हुआ है यहाँ पर नेटो के अंदर में? तो ये नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, ये नया मेंबर आया है यहाँ पर अभी। अब तक 29 मेंबर थे, ना कि 19। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस तरीके से आप लोग इसके माइंड में क्लैरिटी रखिएगा। तो अब यहाँ पर आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं। अब आर्टिकल में यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बोला गया है स्टार्टिंग में कि जिस तरीके से जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के, उनके द्वारा बोला गया कि हमको सबको मिलकर काम करना है कोविड-19 को टैकल करने के लिए। पर लेकिन जिस तरीके से सीरिया के इदलिब प्रोविंस में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहां पर भी एक अलग तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। वहां पर अभी रिसेंटली रसिया और तुर्की में झड़प हो गई, खासकर किसको लेकर? ये है असाद। असाद कौन है यहाँ पर? ये यहाँ पर प्रेसिडेंट है आज की डेट में सीरिया के। तो सीरिया के जो असाद हैं उनको सपोर्ट करते हैं रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन।
ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले एक बार मैप में देखिए, तभी आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। इसको थोड़ा सा एक बार हटा देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में और अच्छे से क्लैरिटी रहे। वन सेकेंड। अब आप लोग यहां पर देखिए इसको, जो यहां पर ये सीरिया हो गया कंट्री, सीरिया को जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है रसिया, ठीक है। तो रसिया यहां पर सीरिया को सपोर्ट करता है, सीरिया को सपोर्ट करता है, इसका मतलब सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। अब सीरिया की जो गवर्नमेंट है यहां पर, उसको अपोज में कौन है? अपोज में है यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यहां पर अपोज में है। और यहां पर सीरिया के अंदर कई सारे और प्लेयर हैं। एक तो है कुर्द कम्युनिटी जो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर अपना रोल प्ले करती है। इसी के साथ में ISIS जो कि हालांकि काफी कम हो गया है, जिसका नाम था यहां पर जो इस्लामिक स्टेट यहां पर सीरिया और इराक, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इराक और सीरिया। तो यहां पर एक वो ग्रुप है। इसी के साथ में यहां पर तुर्की क्यों परेशान है? तुर्की इसलिए परेशान है क्योंकि जब यहां पर यूएसए लड़ रहा था तो यूएसए के साथ में सपोर्ट कर रही थी कुर्द कम्युनिटी। ये वही कुर्द कम्युनिटी है जो अपना कुर्दिस्तान बनाने की बात कर रही है, ये वाली कुर्द कम्युनिटी। अब ये वाली कुर्द कम्युनिटी जब तक यूएसए को यहां पर इसके अंदर सपोर्ट कर रही थी तब तक तो सही था। अब यूएसए सीरिया से अपना हाथ खींचकर बाहर निकल रहा है, तो उसके चलते जो तुर्की है वो कुर्द कम्युनिटी को सप्रेस कर रही है, कुर्द कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है, कुर्द कम्युनिटी जो है वो यहां पर कुछ पार्ट तुर्की का अपने अंदर मिलाकर उसको अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहती है। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका पार्ट यहां से निकल कर जाए। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, तुर्की ने इसके ऊपर अटैक किया। तो तुर्की ने जब इसके ऊपर अटैक किया यहां पर, तो कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर रसिया अपना रोल प्ले करता है, कई सारे रसिया के बेस हैं। तो एक तरीके से इस चक्कर में तुर्की के सामने रसिया आकर खड़ा हो गया, ठीक है। अब यहां पर जब तुर्की के सामने रसिया आकर खड़ा हो गया, अब रसिया तुर्की के सामने, एक रीजन ये भी है क्योंकि तुर्की नेटो का भी मेंबर है, तो इस वजह से भी तुर्की की और रसिया की नहीं बनती है। पर लेकिन तुर्की का हाल आज के डेट में ये हो रखा है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो प्रॉपर वे में ये रसिया के साथ में है और ना ही प्रॉपर वे में ये नेटो के साथ में है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। आज की डेट में सीरिया के अंदर से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, यानी कि सीरिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, तो सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर लगभग 2 लाख के करीब लोग आज के डेट में इधर उधर हैं। और इसी के साथ में 85,000 के करीब ऐसे हैं जो कि रिफ्यूजी के अंदर रह रहे हैं। और इसी के साथ में 4 लाख के करीब जो पीपल है वो डिस्प्लेस्ड हैं। तुर्की ऑफेंसिव अगेंस्ट जब जो सीरिया में कुर्द कम्युनिटी के खिलाफ इनके द्वारा वॉर छिड़ा गया, तो दुनिया भर के लोग आज के डेट में कुछ रिफ्यूजी कैंप में है, कुछ बॉर्डर में पड़े हैं, कुछ तुर्की की साइड में है, कुछ सीरिया की साइड में है। तो ये लोगों के हालात है आज की डेट में इस प्रॉब्लम को देखते हुए। तुर्की और रसिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 2018 में कि एक डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ यहां पर तैयार करेंगे, ताकि जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रिफ्यूजी हैं उनको बसाया जा सके और चीजों की शांति रखी जा सके। इस तरीके से इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की गई, पर लेकिन लंबे समय तक वो चीजें टिक नहीं पाई, क्योंकि कभी तो सीरिया और कभी तुर्की यहां पर एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं कि वो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में वोलेट कर रहे हैं। क्योंकि आखिर में रसिया तो बहुत दूर हो गया, रसिया तो वहां पर हो गया, आप लोग देखिए यहां पर रसिया तो यहां पर हो गया। अब तुर्की और सीरिया एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, अब लोकल एरिया में रसिया थोड़ी ना डेली आकर चेक करेगा, तो यहां पर इनका बॉर्डर देखिए आप लोग कितना मिल रहा है। अब यहां पर रसिया कह रहा है तुर्की कह रहा है कि सीरिया इसको यहां पर एक तरीके से इसका जो एग्रीमेंट होता है उसका हनन कर रहा है, और सीरिया कह रहा है कि यहां पर तुर्की ऐसी हरकत कर रहा है, तुर्की कह रहा है सीरिया ऐसी हरकत कर रहा है। तो इस टाइम पर यहां पर जो प्रॉब्लम हो जाती है वो एक अलग तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आती है, क्योंकि जो तुर्की है वो कुर्द कम्युनिटी को दबाना चाहते हैं, वहां से निकालना चाहते हैं, और उसको सपोर्ट कर कौन रहा है, उधर से उसको यहां पर एक तरीके से रसिया भी आज के डेट में चाह रहा है कि वहां पर शांति रखी जाए, क्योंकि रसिया अपने आप को ग्लोबल लीडर दिखाना चाहता है, क्योंकि इससे वहां से निकल चुका है, अब यहां पर ही अपने आप को ग्लोबल लीडर दिखाना चाहता है। एक बड़ा रीजन ये भी है, अफगानिस्तान में जिस दिन यहां पर घुसा था ये यूएसए, तो तब से लेके अब तक का यूएसए ने कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया है, तो घुटने टिक गए। तो आज के डेट में भी रसिया वहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है एज कंपेयर टू यूएसए आज के डेट में। इसी के चलते सीरिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर भी यूएसए बाहर निकल चुका है, तो यहां पर भी ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है रसिया, ठीक है। तो इसके चलते रसिया अपने आप को ग्लोबल लीडर देख रहा है कि जहां पर भी जो प्रॉब्लम होती है मैं वहां पर शांति कर पाता हूं, मैं वहां पर सोल्यूशन निकालता हूं। अब यूएसए के बस की कोई बात नहीं रही है। तो अगर आज के डेट में बात करें, जो तुर्की और रसिया के जो रिलेशन है वो लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए थे 2015 के क्राइसिस के ड्यूरेशन में। हुआ क्या था कि तुर्की के द्वारा रसिया का वॉर प्लेन जो था वो मार गिराया था, तो उस टाइम पर दोनों के जो रिलेशन थे वो काफी लो लेवल पर पहुंच गए थे। पर लेकिन आज के डेट में तुर्की के रिलेशन जिसके ऊपर तुर्की कूदा करता था नेटो मेंबर, तो उसके साथ भी ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं यहां पर जिनका नाम है प्रेसिडेंट इरोडगन,
उनके द्वारा यहाँ पर जो वेस्टर्न अलायंस है अगेंस्ट रशिया के साथ में जो ज्वाइन की गई थी, उस टाइम पर अपना एक रोल प्ले करना चाहता था अरब वर्ल्ड में, ठीक है। तो अरब वर्ल्ड में क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो अपना उस पर्टिकुलर एरिया में दबदबा बनाना चाहता था। तो इसके चलते इसके द्वारा सीरिया में और लीबिया के अंदर अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, एक तरीके से एक अपना फायदा देखने के लिए भी और दूसरा अपना दबदबा बनाने के लिए भी। पर लेकिन नेटो मेंबर जो था लेकिन नेटो ने इसको सपोर्ट नहीं किया। एक तो इसके यहां पर कूप हुआ, यानी कि इसको गद्दी से उठाकर फेंकने की कोशिश की गई, और दूसरा यहां पर जब कुर्द कम्युनिटी के खिलाफ भी यहां पर यह लग रहा था तो उस टाइम पर भी यहां पर जो तुर्की है उसका सपोर्ट नहीं किया गया। रीजन क्या था? क्योंकि कुर्द कम्युनिटी को सपोर्ट किया गया था, एक तरीके से कुर्द कम्युनिटी के द्वारा यूएसए को सपोर्ट किया था जब ये ग्राउंड लेवल पे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसलिए सीधा सीधा ये हुआ कि जो नेटो मेंबर होते हुए भी इसको सपोर्ट नहीं मिला यहां पर नेटो का, दो रीजन में। तो ये चला गया रशिया के साथ में कि हो सकता है कि रशिया से थोड़ी हेल्प मिले। तो इसी के चलते S-400 सिस्टम जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है और भी कई सारी डील इसने रशिया के साथ में कर डाली। ये वही डील है जिनके चलते यूएसए ने कई बार इसको वार्निंग भी दी जो तुर्की को कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम नेटो के मेंबर हो और रशिया से ऐसे वेपन कैसे खरीद सकते हो। तो वो सारी चीजें चलते आज के डेट में तुर्की की हालत ये है, ना तो ज्यादा अच्छे रिलेशन यहां पर रशिया के साथ में और ना ही ज्यादा अच्छे रिलेशन यहां पर आज के डेट में यूएसए के साथ में है। तो ये धोबी का कुत्ता बन चुका है, घर का ना घाट का, आज के डेट में इसकी ये कंडीशन बन चुकी है। तो इसी के चलते अब जो प्लान यहां पर लेकर आते हैं रशिया और जो यहां पर तुर्की, उसके कोई यहां पर आप लोग चांस बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छे नहीं है कि वो प्लान प्रॉपर वे में यहां पर एक शांति बनाकर रख सके, क्योंकि एक्जैक्टली इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या बनी हुई है। एक साइड में कुछ होता है, दूसरी साइड में कुछ होता है और एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं है और मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये कंडीशन है आज के डेट में इस पर्टिकुलर रीजन की, जो कि काफी भयावह और दयनीय कंडीशन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन था आप लोगों का मैप बेस्ड, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोगों से पूछा था यहां पर लेट लाडोगा के बारे में, ठीक है। तो लाडोगा जो लेक है यहां पर, ये कहां पर लोकेटेड है? बोला जा रहा है फिनलैंड के अंदर ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो ये एक तरीके से साफ पानी की लेक है फिनलैंड के अंदर में। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर ये गल्फ ऑफ फिनलैंड में जाकर गिरता है और किसके थ्रू? ये है नीवा रिवर के थ्रू जाकर गल्फ ऑफ फिनलैंड में गिरता है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन आप लोग यहाँ पर मैप में देखिएगा भी तो आप लोगों को समझ में आएगा। लेक लाडोगा जो है आप लोग यहाँ पर ये रशिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो रशिया के अंदर जो ये लेक लाडोगा है ये यहाँ पर नीवा रिवर से होते हुए यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड में जाकर गिरती है। तो फिनलैंड के अंदर नहीं है, रशिया के अंदर है, फिनलैंड के अंदर जाकर गिरती है। तो लेक लाडोगा कहां पर है? ये है रशिया के अंदर में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसका जो एरिया है यहाँ पर 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, लेंथ 200 किलोमीटर और मैक्सिमम जो डेप्थ है यहाँ पर ये 225 मीटर के करीब यहाँ पर ये गहरी है, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो हो गया ये पर्टिकुलर एरिया जो कि रशिया के अंदर में आता है, तो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ये फिनलैंड के अंदर में जाती है। ये लार्जेस्ट लेक है एंटायरली जो यूरोप के अंदर में है कंप्लीटली, और इसी के साथ में 14th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये था आज का हमारा छोटा सा डिस्कशन जो कि रिमेनिंग पार्ट था। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कई बार रिकॉर्डर में प्रॉब्लम हो जाती है और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर अब टोटल मिलाकर 30 मिनट की कम से कम वो थी और 17-18 मिनट की हो गई है। तो टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग जो आप लोगों का जो काम हो गया यहाँ पर ये लगभग 50 मिनट के करीब की ये वीडियो हो गई है। तो इस तरीके से कभी भी कम नहीं होंगी, भले ही दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़े, पर जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंचेगी। बस आप लोग भी अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा। इसी के साथ में रिविजन के लिए चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसी के साथ में अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तब भी आप लोग यहाँ पर पार्ट बन सकते हैं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा होगा नैनो मैगजीन का, ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो तब तक एंजॉय कीजिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।